नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा निशाना साधा है। एक तरफ उन्होंने पुतिन पर रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बाइडेन ने कहा कि पुतिन की गलती रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। चलिए आपको बताते हैं बाइडेन के भाषण की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी संसद में बड़ा बयान देते हुए कहा है, अमेरिका रूस के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब कोई भी रूसी विमान अमेरिका में नहीं घुस सकेगा। जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कई मौकों पर सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधा। बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने बिना किसी कारण के यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन उस हमले की वजह से पूरी दुनिया उसके खिलाफ एकजुट हो गई है। जब इतिहास में इस युद्ध को याद किया जाएगा तब सब यही बोलेंगे कि रूस कमजोर हुआ था और पूरी दुनिया और मजबूत होकर बाहर निकली थी। जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे सहयोगी सामूहिक शक्ति के साथ नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। यूक्रेनियन साहस के साथ लड़ रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि पूरा यूरोपीय संघ मिलकर काम कर रहा है। हम पुतिन और उसके सहयोगियों की संपत्ति को जब्त कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $100 करोड़ की मदद देने का भी ऐलान किया है। जो बाइडेन ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि हम रूस के खिलाफ हर तरह के प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन युद्ध के लिए अपनी सेना नहीं भेजेंगे। बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम नाटो की धरती पर कभी भी किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। नाटो की जमीन की हर हाल में रक्षा करेंगे। बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ एकजुट होकर खड़े हैं। पुतिन की तानाशाही रोकने के लिए ये देश हर कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान बाइडेन ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था ने पिछले साल अमेरिका में 6.5 मिलियन से अधिक नए रोजगार सृजित किए हैं। एक साल में पहले से कहीं ज्यादा नौकरियां सृजित हुई हैं। हम कोविड टेस्ट टू ट्रीट पहल शुरू कर रहे हैं ताकि लोग किसी भी फार्मेसी में टेस्ट करवा सकें और अगर वो पॉजिटिव हैं तो बिना किसी लागत के एंटीवायरल दवा मौके पर ही प्राप्त कर सकते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को तेज करते हुए भारतीय वायुसेना C-17 विमान आज सुबह 4 बजे रोमानिया के लिए रवाना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन गंगा में शामिल होने के लिए कहा था, जिसके बाद वायुसेना भी अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में मदद कर रहा है। एक दिन पहले भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा था कि यूक्रेन से भारतीयों की किसी भी तरीके से सुरक्षित वापसी के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 7वां दिन है। दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध बेहद खतरनाक हो चुका है। अब रूसी जवान यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और हमले बहुत तेज हो गए हैं। इस युद्ध में दूसरे देशों के लोगों की भी जान जा रही है। यूक्रेन के खार्किव में मंगलवार को भारतीय छात्र नवीन की रूसी हमले में मौत हो गई। नवीन कर्नाटक का रहने वाला था और खार्किव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वो जरूरी सामान लेने बंकर से बाहर निकला था और वापस नहीं लौटा। उसकी मौत हो गई। इस जंग के बीच भारत के लिए सबसे चिंता की बात बनी हुई है वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लेकर आना। ऐसे में ऑपरेशन गंगा मिशन तेज कर दिया गया है। लगातार रोज कई फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं और अपने नागरिकों को वहां से लेकर वापस आ रही हैं। वहीं भारत ने यूक्रेन से सटे पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं ताकि इन देशों के जरिए भारतीयों को निकाला जा सके। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए उड़ानें बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के रास्ते संचालित की जा रही हैं। अब ऑपरेशन गंगा के तहत वायुसेना बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वायुसेना का C-17 विमानों का इस्तेमाल राहत कार्यों के दौरान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। करीब 300 से 400 लोग इसमें सवार हो सकते हैं। संकट के मद्देनजर लोगों को निकालने के साथ साथ भारतीय वायुसेना के विमान मानवीय सहायता संबंधी सामान पहुंचाने के लिए भी काम करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों पर मोदी के मंत्री ने बेतुका बयान दिया है, जिसके बाद से वो विपक्ष के निशाने पर हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत में फेल होने वाले 90% छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं। प्रहलाद जोशी के मुताबिक विदेश में पढ़ने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट्स नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते।
अब उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अभी इस मुद्दे पर बहस के लिए यह सही वक्त नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने प्रहलाद जोशी को घेरा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, प्रहलाद जोशी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का अपमान किया है। वहीं एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने लिखा, यूक्रेन में फंसे छात्रों और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। इस बीच हमारा फोकस भारतीय यात्रियों को सुरक्षित निकालने पर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये सोचकर चिंता होती है कि ऐसे माहौल में भी हमारे कुछ मंत्री कठोर, असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नाइक ने भी प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रहलाद जोशी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फेल होने वाले 90% बाहर पढ़ने जाते हैं से उनका क्या मतलब है। रागिनी बोली, अगर आप किसी का दुख साझा नहीं कर सकते तो इस तरह के बयान तो कम से कम ना दें। आप नवीन की मौत का मखौल उड़ा रहे हैं। पीएम मोदी और प्रहलाद जोशी को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि यूक्रेन जैसे देश भारतीयों के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के किफायती ऑप्शन है। यूक्रेन, रूस समेत ऐसे ही दूसरे देशों में 5 साल में करीब 30 लाख रुपए खर्च करके एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की जा सकती है। तो वहीं भारत में इसका खर्चा करीब 70 लाख तक पहुंच सकता है। इसके साथ साथ सीमित सीटों की वजह से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। इसलिए छात्र अक्सर ऐसे देशों में जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे नहीं रहे। जयप्रकाश चौकसे का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने इंदौर में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले हफ्ते उन्होंने अपने लोकप्रिय कॉलम पर्दे के पीछे की अंतिम किस्त लिखी थी। 25 फरवरी को लिखे अपने आखिरी कॉलम में उन्होंने हेडलाइन दी थी, ये विदा है, अलविदा नहीं। कभी विचार की बिजली कौंधी तो फिर रूबरू हो सकता हूँ, लेकिन संभावनाएं शून्य हैं। इस कॉलम में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने बीमारी से जूझने के बाद भी अपने पाठकों के लिए लिखना नहीं छोड़ा था, लेकिन अब उनका शरीर और याददाश्त उनका साथ नहीं दे रही है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि उन्होंने नाश्ता कर लिया है। इतनी बीमारी की अवस्था में भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा था। भास्कर ने भी उनकी इस कर्मठता भावना को सलाम किया और उन्हें सम्मान देते हुए उनका आखिरी कॉलम अपने प्रथम पेज पर छापा था। जयप्रकाश चौकसे के निधन से उनके पाठकों के साथ साथ पूरा पत्रकारिता जगत स्तब्ध है। हर कोई जयप्रकाश चौकसे को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनसे जुड़ी अपनी यादों को साझा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयप्रकाश चौकसे के छोटे बेटे आदित्य मुंबई में रहते हैं। फिलहाल उनका इंतजार किया जा रहा है। जयप्रकाश चौकसे के कपूर खानदान और सलीम खान के परिवार से बहुत करीबी संबंध थे। ऐसे में बॉलीवुड से बड़ी हस्तियां उनके आखिरी दर्शन करने पहुंच सकती हैं। गौरतलब है कि जयप्रकाश चौकसे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1939 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। इसके साथ ही वो लेखन से भी जुड़े रहे। जयप्रकाश चौकसे ने दराबा और ताज बेकरारी का बयान के शीर्षक से उपन्यास भी लिखे थे। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है, लेकिन आज एक बार फिर कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 9.2% से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 7,554 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,38,599 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 223 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,14,246 पर पहुंच गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.60% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.96% पर चल रहा है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.06% है। इस दौरान कोरोना के 14,123 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,23,38,673 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है।
देश में एक्टिव केस 85,680 है। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात सुधर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 8,55,862 खुराकें लोगों को लगाई गई हैं और अब तक वैक्सीन की कुल 177 करोड़ 79,92,977 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 7,84,059 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 76 करोड़ 92 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 2,886 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 168 लोगों की मौत हुई। इनमें पुरानी मौतें भी शामिल हैं और नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 675 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया, वहीं 5 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 202 मामले सामने आए और 7 मौतें हुई। वहीं तमिलनाडु में 348 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और 2 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के हालात काफी सुधर रहे हैं। कोरोना संक्रमित पाया गया और 4 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं संक्रमण दर 0.80% रही। राजधानी में कुल मामले बढ़कर 18,60,236 हो गए हैं और मौतों की संख्या 26,126 पर पहुंच गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।